हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आपका बताइए 2-3 दिन में आपका एग्जाम है, तो मैं आपको ये बात लिख कर दे सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आएगा ना आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ के अंदर से मिलेंगे। मैं ये बात आपको लिख कर दे सकता हूँ। ठीक है, और बच्चों को ये बात पता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं हर साल ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ और सारे क्वेश्चन उसी के अंदर से आते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की वीडियो है, जल्दी मैं ज्योग्राफी की, सिविक्स की, हिस्ट्री की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। कर दी होगी तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसकी एसएसटी हिंदी में है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सेम जो वीडियोस हैं, यानी अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, इनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो आप उनको सेंड कर देना, क्योंकि आपको पता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को खासी दिक्कत आती है, उनको ये सारी की सारी चीज़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स वगैरह नहीं मिलते। ठीक है, चलो जी, अब कर देते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू। याद रखना, और यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है मैं क्वेश्चन क्वेश्चन ही बताऊंगा बस, ये आंसर के लिए भी मैंने खोल रखे हैं। ठीक है, तो आपको आंसर भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। ठीक है, और बाकी यार हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है ना, मैं सीधा टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, बहुत टाइम से वहां पर कुछ अपलोड नहीं करा मैंने। ठीक है, तो मेन पॉइंट स्टडी 9 ये होगा टेलीग्राम चैनल का नाम। 10th वाला या 11th वाला मत कर लेना, 9th वाला ही आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये पीडीएफ वगैरह मैं वहीं पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? देखो, किसी भी चीज को बनाने के लिए जिन भी इनपुट की जरूरत पड़ती है वो होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दोज इनपुट विच आर रिक्वायर्ड फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये है। अच्छा, हमारे कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से जी? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। कौन कौन से होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे? कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, और जो फिजिकल कैपिटल, अच्छा लैंड तो पता ही आपको जमीन होती है, देखो यहाँ मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, तो आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। लैंड क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे अदर नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, ये भी लैंड में ही आ जाते हैं, और ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, यानी नेचर की देन है। लेबर, जो लोग मैनुअल वर्क करते हैं, मैनुअल वर्क का मतलब पत्थर उठाना है ना, मशीन चलाना, मैनुअल वर्क करते हैं। फिजिकल कैपिटल वो होती है जिसको आप टच कर सकते हो, जैसे आपकी फैक्ट्री में रखी मशीन, वो एक फिजिकल कैपिटल है। ठीक है जी। अच्छा, फिजिकल कैपिटल वही टेंजिबल लिखा हुआ है ना, टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हो। फिजिकल कैपिटल दो टाइप की होती है, एक तो होती है जी वर्किंग कैपिटल, और एक होती है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड होती है जो एक जगह ही रहती है, जिसको आप मतलब एक जगह से दूसरी जगह मुश्किल से ले जा सकते हो, जैसे बिल्डिंग, जैसे कि मशीन, जैसे बहुत भारी भारी टूल, ये क्या होते हैं? फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, समझ आ गया आपको? और वर्किंग कैपिटल वो होते हैं जो कि मतलब डेली खत्म हो जाते हैं, डेली नए लाने पड़ते हैं। ठीक है, और जिनको आप डायरेक्टली रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, जैसे रॉ मटेरियल। ठीक है, आप उसको बेचकर आराम से पैसे घेर सकते हो, और पैसे भी एक वर्किंग कैपिटल ही है। अगर आपको एग्जाम में, पक्की बात है, एक मार्क्स में जरूर पूछा जाएगा कि मनी किस में आता है, तो मनी आता है वर्किंग कैपिटल में। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। ओके, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए हमारे। और ह्यूमन कैपिटल भी मैं आपको बता देता हूँ। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? वो बंदा जो अपना दिमाग लगाकर चीज़ों को, रॉ मटेरियल को आप कह सकते हो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करता है, उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। देखो मैं समझाता हूँ। ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज में कुछ लोग जो है पत्थर उठा के ब्रिज बना रहे हैं, तो वो हो गए हमारे लेबर। बट जो बंदा आर्किटेक्ट है, जो उस ब्रिज का ब्लूप्रिंट वगैरह बना रहा है, वो है ह्यूमन कैपिटल। जो बंदा दिमाग लगाता है ना, उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स और द यूजफुल थिंग बाय देयर स्किल, नॉलेज, एजुकेशन, विच इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड अर्निंग पोटेंशियल। मतलब ह्यूमन क्या करता है? रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करता है अपनी नॉलेज की वजह से, अपने एजुकेशन की वजह से, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनकी इनकम भी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जी फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस। तो फिजिकल कैपिटल क्या होती है? फिजिकल कैपिटल मैं आपको बता चुका हूं, जिनको आप टच कर सकते हो, टेंजिबल होती है। ये होती है इंटेंजिबल। यानी अब देखो, मेरी जैसे कि मान लो मैं ह्यूमन कैपिटल हूं, पता ही आपको, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं अपने दिमाग और स्किल का यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं? ह्यूमन कैपिटल हूं। तो मैं जो हूं, अगर मैं अपनी बात करूं, तो क्या आप मेरे को मेरी मेरी नॉलेज को टच कर सकते हो? मेरी नॉलेज को टच नहीं कर सकते आप। मेरे को टच कर सकते हो, बट मेरी नॉलेज को टच नहीं कर सकते। तो आप ह्यूमन कैपिटल जो होती है वो इनटेंजिबल होती है। फिजिकल कैपिटल क्या होती है? सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। यानी फिजिकल कैपिटल, जैसे कि मान लो मेरी कोई मशीन है, तो आप उसको मेरे से दूर लेके जा सकते हो। बट ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है कि आप ह्यूमन कैपिटल की को उससे दूर नहीं ले जा सकते, उसकी नॉलेज से दूर। जैसे मेरे को मेरी नॉलेज से दूर नहीं ले जा सकते आप, मेरे से मेरी नॉलेज नहीं छीन सकते, बट मेरे से मेरी मशीन वगैरह या फिजिकल कैपिटल आप छीन सकते हो। ठीक है, और फिर एग्जांपल दे देना, फिजिकल कैपिटल में मशीन और ह्यूमन कैपिटल में उसकी नॉलेज। ठीक है, ये रहा जी आंसर, नीचे मैं आपको दिखा देता हूं।
ये देखो, टेंजिबल है, ठीक है, ये इंटेंजिबल होती है ह्यूमन कैपिटल, मतलब इसको आप टच नहीं कर सकते। ये सेपरेट हो जाती है इसके ओनर से, ये सेपरेट नहीं होती, इनसेपरेबल होती है। और ये सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट के लिए, यानी इससे सिर्फ आप फिजिकल कैपिटल से सिर्फ पैसे कमा सकते हो, मशीन से पैसे कमा सकते हो, बट ह्यूमन कैपिटल से पैसे तो कमा ही सकते हो आप, और कहीं ना कहीं सोशल बेनिफिट भी होता है आपका, जो कहीं ना कहीं आपकी आप कह सकते हो सोसाइटी में आपकी इज्जत बनी रहती है, क्योंकि हाँ कहते हैं कि जी पढ़ा लिखा है, इसमें नॉलेज है। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप चाहो तो वीडियो थोड़ा सा स्लो करके यहाँ पॉज कर करके देख सकते हो, अगर आपको लग रहा है मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, बट पता ही है आपको एग्जाम है तो मेरे को तेज़ बोलना ही पड़ेगा। एग्रीकल्चर सीजन क्या होते हैं, ठीक है, या अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि क्रॉपिंग पैटर्न बताओ, या आपको एग्जाम में आ जाए कि टाइप ऑफ क्रॉप बताओ, सबका एक ही आंसर है। तो मैं आपको बता दूँ 3 टाइप की क्रॉप होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है खरीफ क्रॉप, ठीक है, एक होती है राबी क्रॉप, एक होती है जैद क्रॉप। देखो खरीफ क्या होती है? जो भी क्रॉप, जो भी फसल बारिश के टाइम में उगाई जाती है ना, रेनी सीजन में उगाई जाती है, मानसून के टाइम में उगाई जाती है, उसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। जो सर्दियों के टाइम में विंटर सीजन में उगाई जाती है उसको हम राबी क्रॉप कहते हैं। जो समर सीजन में उगाई जाती है उसको हम जैद क्रॉप कहते हैं, ठीक है। अब देखो यही बात लिखी हुई है। और ये कब से कब, अब बारिश का टाइम कब से कब आता है? जून से लेकर अक्टूबर तक आता है। विंटर सीजन कब से आता है? अक्टूबर से लेकर मार्च तक आता है। समर सीजन का आता है मार्च से लेकर जून तक, ठीक है। तो आपको बताना है दोज क्रॉप विच आर ग्रोन बिटवीन जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, ठीक है जी। और विंटर क्रॉप में सेम ही है, दोज क्रॉप विच आर ग्रोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड विंटर, यानी राबी क्रॉप। और ऐसे ही जायद। और एग्जाम्पल इनका याद रखना है, ज्वार, बाजरा, राइस। राइस आप याद रख सकते हो, अगर आपने कार्टून वगैरह देखते हो तो कार्टून वगैरह में क्या होता है, डोरेमोन में क्या होता है कि जब वो चावल की फसल बोते हैं ना तो घुटनों तक पानी होता है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि राइस को पानी चाहिए, और पानी रेनी सीजन में आता है, तो ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है। और वीट हो गया, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पोटैटो, पल्सेस, ये हमारी विंटर क्रॉप हो गई। और समर सीजन गर्मियों में हमें क्या मिलता है? एक तो मिलता है जी वाटरमेलन, है ना, तरबूज, और उसके बाद कुकुम्बर। कुकुम्बर आपको पता ही है ना, वो खीरा जिसको हम कहते हैं। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो मैं बता दूँ इस पीडीएफ के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लैंड इज फिक्स्ड, लैंड जो है ना वो फिक्स है ना। हमारा इंडिया का टोटल एरिया क्या है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये भी एक मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। तो लैंड जो है फिक्स्ड है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। आई एम सॉरी। तो लैंड जो है फिक्स्ड है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि सेम लैंड पे हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए? जैसे मान लो एक लैंड है, ठीक है, इस पे अभी 100 किलो अनाज उगता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस पे 200 या 150 किलो अनाज उगा सके? द आंसर इज यस। हमारे पास 3 ऐसे तरीके हैं जिससे हम सेम लैंड पर ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर? पहले तो मल्टी क्रॉपिंग करके। मल्टी क्रॉपिंग का क्या मतलब है कि आप क्या करो, एक साल में जैसे एक फसल उगती है ना 100 किलो की, तो आप एक साल में ही 3 फसलें उगा दो। खरीफ भी उगा दो, राबी भी उगा दो, और जैसे खरीफ का सीजन हो गया, अब आप इस पे विंटर राबी क्रॉप उगा दो, फिर समर सीजन वाली जैद क्रॉप उगा दो। तीनों क्रॉप उगा दो, जिससे 300 केजी फीड अनाज उग गया, है ना। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब आप एक ही साल में एक पीस पर, एक ही लैंड पर एक से ज़्यादा खेती करो ना, तो उसको कहते हैं मल्टी क्रॉपिंग। तो आप ये कर सकते हो। दूसरा है कि आप मॉडर्न ट्रैक्टर टूल्स का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, है ना। बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के आप टूल्स का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी करके। और नेक्स्ट है जी HYV सीड्स का यूज़ करके। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है। HYV सीड का मतलब होता है, इसको याद रखना है कि इसको जो डेवलप है वो नॉर्मन ने किया था। तो HYV सीड होते हैं हाई हील्ड वैरायटी सीड, या बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के सीड होते हैं। इसका आप यूज़ करते हो ना तो प्रोडक्शन बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव क्या, इसके लिमिटेशन है, नेगेटिव पॉइंट तो कुछ नहीं है, इसके लिमिटेशन है, ठीक है। अब आते हैं जी ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली होता क्या है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, ये 1960 में हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था, वीट और राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज करा गया था इंडिया के अंदर। तो द ग्रेटर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस इन इंडिया इन 1916 इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरह से एक मूवमेंट था जिसके अंदर गवर्नमेंट ने वीट और राइस के प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, और ये 1960s में हुआ था। इसके फीचर क्या है, इसमें बढ़िया क्वालिटी की इरिगेशन सिस्टम का यूज़ किया था गया था, फर्टिलाइजर का यूज़, यानी जो होता है ना केमिकल वगैरह का यूज़ करके खेती का प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया था। मॉडर्न फार्मिंग, ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ किया गया था, और फार्म मशीनरी, अलग अलग बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करी गई थी। अब अच्छा जी, इसके फायदे क्या है? सबसे पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने किया उसका फायदा क्या हुआ? सबसे पहले तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, राइस और वीट ज़्यादा उगने लग गया इंडिया में। अब ज़्यादा लोग खेती में आ गए तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, यानी लोगों को जॉब वगैरह
खेती में ज़्यादा मिलने लग गई। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन द लिंकेज बिटवीन दी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब क्या हो गया, किसान जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे थे तो वो दुकानों पे बेचने लगे थे, है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बेचने लगे थे। तो इससे क्या हो गया कि लिंक बन गया फैक्ट्री में यानी इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में, खेतों में, है ना। और लास्ट है कि मार्केट, जो फार्मर है ना वो भी मार्केट ओरिएंटेड बनने लग गया। मार्केट ओरिएंटेड का क्या मतलब है, अब उसने सोचा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन है ना उगाकर वो क्या करने लग गया, दुकानों में बेचने लग गया। तो एक तरह से वो मार्केट ओरिएंटेड हो गया। पहले फार्मर सोचते थे कि यार अपना ही खाने मतलब खाने पीने का हो जाए वही बहुत है, पर अब उन्होंने दुकानों में बेचना भी स्टार्ट कर दिया, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब इसकी दिक्कत क्या थी, लिमिटेशन। सबसे पहली जो लिमिटेशन थी वो ग्रीन रेवोल्यूशन की, वो ये थी कि इससे सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई। सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज का क्या मतलब है, इतना केमिकल डाला हमने, हमने ऊपर देखा था ना कि फर्टिलाइजर वगैरह का यूज़ करा, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में अपने इतना केमिकल डाला जिससे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई। जब आप ज़्यादा केमिकल डाल देते हो ना ज़मीन पे तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी यानी सॉइल खराब हो जाती है, एक तरह से ये समझ सकते हो। नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। पता है क्या होता है, ज़मीन के अंदर से पानी निकाल के खेती करी जाती थी, अब इतना पानी निकाला गया ज़मीन के अंदर से, बर्मा सुना होगा आपने, बर्मा होता है, समरसीबल होता है, वो तो पानी निकालते हैं, तो वो इतना बोरिंग का पानी, इतना पानी निकाला ज़मीन से 1960s के टाइम में खेती करने के लिए कि ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो और नीचे चला गया। पहले पानी जो है 50 मीटर पे मिल जाता था, अब 100 मीटर खोदना पड़ता है, तो ये दिक्कत हो गई। और इंक्रीज द रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा सिर्फ कुछ एरिया में हुआ, पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा यूपी, एमपी, बट बाकी जो थे झारखंड, बिहार, पूरे इंडिया को फायदा नहीं हो पाया, ये मतलब था। ठीक है जी, सिर्फ बड़े बड़े किसानों को, अमीर अमीर किसानों को इसका फायदा हो पाया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ डू स्मॉल फार्मर, लार्ज फार्मर, मीडियम फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। मतलब जो बड़े किसान होते हैं, मंझले किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं, वो खेती करने के लिए पैसा कहाँ से लेकर आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो है ना बड़े बड़े किसानों से पैसे को लोन पे लेते हैं, साहूकार वगैरह से, मनी लेंडर से लोन पे लेते हैं और उससे खेती वगैरह करते हैं। जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, या तो अपने सेविंग होती है उनके पास, ठीक है, अपनी सेविंग ही लगा देते हैं। अब अमीर फार्मर है, उसके पास पहले से पैसे है, तो वही वो फार्मिंग में लगा देता है। बट जो छोटे फार्मर होते हैं उनको लोन लेना पड़ता है, किससे, साहूकार वगैरह से। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रेडिशनल और हमारी मॉडर्न फार्मिंग में डिफरेंस बताओ, कि ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग क्या होती है। देखो नाम से आपको पता चल रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होती है, जो खुद और फैमिली के मेंबर मिलके करते हैं। मॉडर्न फार्मिंग क्या में होता है, लोगों को हायर, लेबर को हायर करा जाता है, लोगों को रखा जाता है खेती करने के लिए। जैसे असम में होती है ना बड़े बड़े बागान है, तो लोगों को हायर करा जाता है कि हाँ जी आप इस खेतों में काम करो, ठीक है, तो उसको वो मॉडर्न फार्मिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल फार्मिंग में ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ किया जाता है, नॉर्मल सीड का यूज़ किया जाता है, बट मॉडर्न फार्मिंग में HYV सीड, हाई हिल्ड वैरायटी सीड, फुल फॉर्म याद रखना, उसका यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता है, काउ डंग का, अदर नेचुरल मैन्योर का यूज़ किया जाता है, मतलब खाद का यूज़ किया जाता है, बट मॉडर्न फार्मिंग में आप केमिकल का यूज़ करते हो। नेक्स्ट डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल टूल का, डाओ हो का यूज़ किया जाता है, पुराने पुराने जो होते हैं ना खुरपी जिसे कहते हैं, उससे खेती में वो मतलब खेती में उन टूल्स का यूज़ किया जाता है। बट मॉडर्न फार्मिंग में ट्रैक्टर, है ना, ड्रिप सिस्टम, अलग अलग बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये तो बड़ा सिंपल है कि फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी बताओ कि कौन कौन सी फार्मिंग एक्टिविटी है, कौन कौन सी नॉन फार्मिंग। ये बेसिकली हमारे पालमपुर गांव से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं फार्मिंग एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें क्या होता है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं फार्मिंग पे, उसको फार्मिंग एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या होती है, जो खाने मतलब खेती से रिलेटेड नहीं होती, जैसे डेयरी, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर सेंटर, ट्रांसपोर्ट, स्मॉल मैन्युफैक्चर, शॉपकीपिंग, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब आते हैं जी हमारे चैप्टर नंबर 2 पे। तो चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हो गए। आई होप आपको सारे समझ आ गए हो। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, ठीक है जी। अगर मैं ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ तो आप मेरे को फिर भी बता देना, क्योंकि मैं आगे वाली वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दूसरे बुक्स की वीडियो होगी उस पर ध्यान रखूंगा, मैं धीरे बोलूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय पीपल एज रिसोर्स। तो देखो पीपल एज रिसोर्स का क्या मतलब होता है, वो लोग जो एक कंट्री के अंदर काम करने वाले लोग जो होते हैं ना, उनको हम पीपल एज रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। देखो people as a resource is a way of referring to the country's working population या working people in terms of their existing productive capacity or the skill और ability। सिंपल भाषा में बोलूं तो एक कंट्री के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है ना, ठीक है, या सीधा बोल सकते हो कि पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू दी कंट्रीज वर्किंग पीपल,
ठीक है, या वर्किंग पॉपुलेशन, एक कंट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उसी को हम पीपल एज रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। और वो ऑब्वियस सी बात है, अब जो लोग काम कर रहे हैं तो कंट्री की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, देश को आगे ले जाने में हेल्प करेंगे, है ना, ये बात है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वाई ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर देन एनी अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड और फिजिकल कैपिटल। मतलब है ना, ह्यूमन कैपिटल जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैपिटल माना जाता है। आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर अभी ऊपर सबसे पहले ही क्वेश्चन देखा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। बट इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ह्यूमन कैपिटल होता है। कैसे, वही आपको बताना है। ये देखो, ये लिखा हुआ आंसर, ठीक है। और ये क्या है कि ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर देन एनी अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड और फिजिकल कैपिटल। तो ये रहा आंसर कि ह्यूमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। ह्यूमन क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में अपने स्किल, नॉलेज और एजुकेशन के बेसिस पर। और इसीलिए जो हमारा ह्यूमन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। देखो, अगर आपके पास लैंड नहीं है ना, आप किराए पे ले लोगे। अगर आपके पास लेबर नहीं है, ठीक है, तो आप खुद से काम कर लोगे। अगर आपके पास फिजिकल कैपिटल, मशीनरी है, तो भी आप दिमाग चला के कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा दोगे। बट अगर आपके पास कोई बंदा ऐसा ही नहीं है जिसके पास दिमाग है, तो अगर आप स्टार्ट भी कर दोगे ना कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना, तो आप फेल हो जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए ह्यूमन कैपिटल होता है, क्योंकि वही मेन बंदा होता है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी। अब है ना, आपको एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है जो कि मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है जी जापान से रिलेटेड, ठीक है। हाँ, ये रहा वो जापान से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या है कि जापान की अगर हम बात करें ना, तो जापान के अंदर कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। यानी वहां पर कोल नहीं है, पेट्रोलियम, जैसे इंडिया के अंदर कोल है बहुत सारा, ठीक है ना, जापान के अंदर कोल है, पेट्रोलियम है, कुछ भी नहीं है। बट फिर भी वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, एक डेवलप कंट्री है। क्यों? ठीक है, तो जापान एक डेवलप कंट्री इसलिए माना जाता है क्योंकि वो ज्यादातर ह्यूमन रिसोर्स में पैसे लगाता है। वहां के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा जीते हैं वो। तो जो वहां की जापान की गवर्नमेंट है ना, वो अपने लोगों की पढ़ाई लिखाई पे और अपने लोगों की हेल्थ पे अच्छा खासा पैसा लगाती है। इसी की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी उसको हम डेवलप कंट्री कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी तरक्की कर रहा है, क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी लोगों की हेल्थ अच्छी है। मैं आपको बता दूं कि वहां पर लोग है ना, सबसे ज़्यादा जो ओल्ड पॉपुलेशन है ना, 100 साल से ज़्यादा, वो आप देखोगे तो जापान में आपको मिलेगी। यानी जो लोग नॉर्मली 100 साल तक जी जाते हैं, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी होती है। देखो, नॉन इकोनॉमिक, पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ लेते हैं क्या होती है। देखो, जो भी एक्टिविटी आप पैसे कमाने के लिए करते हो ना, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। आपके टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं। आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिससे आपको पैसे नहीं मिलते बट सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे कि मान लो कोई लेडी रोड क्रॉस कर रही है, उनसे हो नहीं रही, आपने रोड क्रॉस करवा दी, क्या आपको उससे पैसे मिले? द आंसर इज नहीं, सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये लिखा है एक्टिविटी परफॉर्म फॉर दी मॉनेटरी गेन्स, पैसे के लिए जो करी जाती है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और जो पैसे के लिए नहीं करी जाती, मॉनेटरी गेन्स के लिए नहीं करी जाती, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इसमें प्रॉफिट मिलता है और मनी मिलता है, इसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसमें का एग्जाम्पल है शॉपकीपर, फार्मर, ड्राइवर, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी का, क्योंकि शॉपकीपर भी पैसे के लिए, फार्मर भी पैसे के लिए, ड्राइवर भी पैसे के लिए काम करते हैं। बट हेल्पिंग पुअर्स, ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी पैसे, ये इससे पैसे नहीं मिलते आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी में डिफरेंस बताओ। तो देखो, मार्केट एक्टिविटी क्या होती है? सिंपल है कि मार्केट एक्टिविटी बेसिकली वो होती है जिसमें आप क्या करते हो कि बाहर बेचकर पैसे कमाते हो। मैं समझाता हूं, देखो पहले नॉन मार्केट एक्टिविटी समझ लो, समझ आ जाएगा आपको। नॉन मार्केट एक्टिविटी आर दोज विच आर परफॉर्म फॉर कंजम्पशन। देखो, जैसे मान लो आपके पास एक खेत है, ठीक है, आपके पास जो खेत है ना, उस पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, बट इतना ही प्रोडक्शन कर रहे हो जितना आपके खाने के लिए हो पाए, तो वो क्या है? वो एक नॉन मार्केट एक्टिविटी है। यानी आप मार्केट में नहीं बेच रहे। अगर आप मार्केट में बेचते हो तो वो मार्केट एक्टिविटी बन जाएगा, बट अगर आप मार्केट में नहीं बेच रहे, सिर्फ अपने खुद के लिए कर रहे हो, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आपके पास खेत है ना, या मान लो आप चलो एक खेत का एग्जांपल लेते हैं। आपके पास खेत है, बट आप उस पर 10 किलो अनाज उगाते हो और वो सिर्फ खुद खाते हो, बेचते नहीं हो उसको। ठीक है, खुद खाने के लिए आपने वो उगाया, तो वो क्या है? वो एक नॉन मार्केट एक्टिविटी है। ठीक है, आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाया है, और इसमें क्या होता है? आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। एग्जाम्पल है जो फार्मर अपने खुद के लिए कंजम्पशन के लिए उगाता है, तो वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आता है। नॉन मार्केट एक्टिविटी में आता है। और मार्केट एक्टिविटी क्या होती है? जो करी जाती है रेमनरेशन के लिए, यानी कुछ पैसे के लिए करी जाती है। इसमें क्या होता है? उनको प्रॉफिट मिलता है। जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो एक फैक्ट्री चला रहा है, क्यों चला रहा है? प्रॉफिट के लिए। तो वो क्या है? एक मार्केट एक्टिविटी है, पैसे कमाने के लिए कर रहा है। वो जो भी बनाता है फैक्ट्री में, वो बेचता है ताकि उसको पैसे मिले, तो वो मार्केट एक्टिविटी है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यस और नो? चलो,
तो और ये एक और बात बता दूं कि एग्जाम में ना क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ सकता है, मार्केट और नॉन मार्केट में डिफरेंस पूछने की जगह आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी या टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो मार्केट और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखनी है, ठीक है। हाँ, और ये जापान वाला क्वेश्चन याद रखना, पक्की बात आएगी, आ सकता है क्वेश्चन कि जापान जो है वो एक डेवलप कंट्री है बट वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो उसको डेवलप कंट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर पैसा अपना ह्यूमन रिसोर्स में लगाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3 मेन सेक्टर बताओ हमारी इकोनॉमी के। तो 3 मेन सेक्टर होते हैं, एक तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर। ये रहा प्राइमरी सेक्टर। क्या होता है इसमें, क्या होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, ठीक है। और इस जैसे फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, जिसमें आप क्या करो कि नेचर से प्रोडक्ट लेकर, नेचर से रॉ मटेरियल लेकर या नेचर से चीज़ें लेकर बनाते हो। जैसे कि मान लो आप नेचर से आपने ज़मीन ली और ज़मीन पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो इसलिए खेती को हम प्राइमरी सेक्टर में करते हैं। मछली पालना, तो मछली जो है वो नेचर की देन है, तो वो भी प्राइमरी सेक्टर में आ गया। माइनिंग करना, तो आप ज़मीन के नीचे खोद रहे हो, तो ज़मीन में खोद रहे हो ना, तो माइनिंग क्या है, वो भी एक प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। जैसे कि मान लो जूते की फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री, या जो भी फैक्ट्रीज होती है ना, समझ जाना वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है, ठीक है जी। टर्जरी सेक्टर क्या होता है, इसमें क्या होता है सर्विस से होता है, इसका मतलब सर्विस सेक्टर भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इसमें आप कोई चीज़ लेते या देते नहीं हो, मैं समझाता हूँ, सर्विसेज लेते देते हो, मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपकी बाइक खराब हो गई, आपने बाइक को रिपेयर शॉप पे ले गए, तो आपने बाइक वगैरह सही करवाई है, सही करवाई है आपने बाइक, आपने बाइक खरीदी नहीं है, आपने सही करवाई है बाइक, यानी आपने सर्विस ली है, ठीक है। तो वो किस में आएगा, टर्जरी सेक्टर, ठीक है। तो उसने आपको कुछ दिया नहीं, आपकी बाइक रिपेयर करी है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, टीचर, टीचर क्या आपको कुछ देते हैं, नहीं, आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, ठीक है। तो वो भी किस में आता है, टर्जरी सेक्टर में आता है। वो उन्होंने भी आपको सर्विस प्रोवाइड करी है। सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर जो है उसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लैपटॉप के अंदर होता है, तो वो क्या है, वो भी एक टर्जरी सेक्टर के अंदर ही आता है, जो नहीं सर्विसेज वगैरह होती है। जैसे और सिम, सिम में आप हर महीने रिचार्ज करवाते हो, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है तो वो चिप एक बार ली थी आपने चिप, ठीक है, पर उसके बाद तो फिर आप वो रिचार्ज करवा रहे हो, तो वो भी किस में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। चलो एग्जाम्पल आ सकते हैं इसके। अब आते हैं सीधा इस चैप्टर के सीधा 5-5 नंबर के क्वेश्चन पे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक आप लिख कर ले लो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है, द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और द रोल ऑफ एडुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एनसीईआरटी के भी है ये क्वेश्चन कि ह्यूमन को, एक नॉर्मल ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल, जैसे एक बच्चा है अभी अभी पैदा हुआ है, अगर आपको उसको ह्यूमन कैपिटल बनाना है, ऐसा पर्सन बनाना है जो कि कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल निभा सके, तो उसमें हेल्थ का क्या रोल है। और अगर आप किसी बच्चे को ह्यूमन कैपिटल बनाना चाहते हो, तो एडुकेशन का क्या रोल है। ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। पहले तो एडुकेशन की बात करते हैं। एडुकेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें आप लर्निंग वगैरह सीखते हो और नॉलेज वगैरह गेन करते हो, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी एडुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप एक्वायर करते हो नॉलेज, ठीक है। और ये किसी भी पर्सन के पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, एक एडुकेटेड सोसाइटी, पढ़ी लिखी सोसाइटी है ना, कंट्री में ज़्यादा क्या कर सकते हो, डेवलप कर पाती है, सोसाइटी को ज़्यादा आगे ले जा पाती है। जैसे जापान का एग्जांपल, जापान की जीडीपी ज़्यादा है, जीडीपी नहीं सॉरी, जापान की जो आप कह सकते हो कि डेवलप कंट्री माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सोसाइटी पढ़ी लिखी है। यस और नो? सॉरी, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट है कि इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर देम। अब जब कोई बंदा पढ़ लिख लेता है ना, तो वो देख पाता है अच्छे से क्या क्या उसके पास, उसके ना अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। अब जो पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, उसके पास बहुत सारे काम करने का वो होता है कि वो ये भी काम कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। बट जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास 2-3 ही काम होते हैं, या तो वो एज अ लेबर वर्क कर सकते हैं या मैनुअल लेबर वर्क कर सकते हैं, तो ज़्यादा काम नहीं होता उनके पास। बट पढ़े लिखे के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक पढ़ा लिखा बंदा क्या होता है, वो कंट्री के नेशनल इनकम में, जीडीपी में, कल्चरल रिचनेस में और गवर्नमेंट को चलाने में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल यानी एडुकेशन जो है, एक ह्यूमन को, नॉर्मल ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। यस और नो? जब कोई पढ़ लिख लेता है तभी उसके अंदर नॉलेज आती है और वो बढ़िया जॉब पर जा पाता है और कंट्री में ज़्यादा एक तरह से कह सकते हो कंट्रीब्यूट कर पाता है। ओके, नेक्स्ट आता है द रोल ऑफ हेल्थ, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूं मैं आपको, इसीलिए देखो एडुकेशन को ध्यान में रखते हुए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक सर्व शिक्षा अभियान निकाला था और राइट टू एडुकेशन भी निकाला था, जिससे क्या हो सके, एडुकेशन को आगे लेकर जाया जा सके इंडिया के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द रोल ऑफ हेल्थ।
हेल्थ का रोल क्या है, मतलब हेल्थ वगैरह जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाने में हेल्थ क्या करती है। ठीक है, तो हेल्थ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ह्यूमन को एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, ह्यूमन के डेवलपमेंट में हेल्थ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कोई भी वर्कर अच्छे से काम करे, कोई भी पर्सन अच्छे से काम करे, तो उसकी हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक हेल्थी पर्सन अच्छे से काम कर पाता है, इफेक्टिव मैनर में काम कर पाता है। और एक हेल्थी पर्सन क्या होता है, वो ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाता है एक कंट्री की इकोनॉमी में देन अ लिटरेट वन, मतलब सॉरी देन अ अनहेल्थी वन, यानी कम मतलब जो बंदा हेल्थी नहीं है। अब आप खुद सोचो, एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बट उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो 1 साल ही जी पाता है। और एक पर्सन है जो इसकी एवरेज है इनकम, बट वो 100 साल जीता है। तो ज़्यादा अच्छा कौन है, ये, क्योंकि ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा कंट्री के डेवलपमेंट में। जो 1 साल जीता है वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा, ज़्यादा नहीं कर पाएगा, बट जो 100 साल जीता है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो इसलिए हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनहेल्थी पर्सन बिकम अ लाइबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंट्री। एक अनहेल्थी पर्सन है ना, कंट्री के लिए लाइबिलिटी होता है, यानी बोझ होता है एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, दस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल एंड द कंट्री हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, और इसीलिए हेल्थ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप बताओ। तो मैं आपको बता दूं, जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, सबसे पहले तो क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एक पर्सन काम करना चाहता है बट उसको काम मिलता नहीं है। ठीक है, देखो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फेनोमेनन दैट अकर व्हेन अ पर्सन वांट टू डू वर्क, काम तो करना चाहता है बट अनेबल टू फाइंड जॉब, या अनेबल टू फाइंड वर्क, यानी काम मिलता नहीं है उसको, तो उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब अनएम्प्लॉयमेंट है ना, 2 टाइप की होती है, एक तो होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक होती है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जो सीजन से रिलेटेड होती है। साल में जब किसी बंदे को 6 महीने काम मिल पाता है और 6 महीने काम नहीं मिल पाता, उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सर इसका एग्जांपल आप कह सकते हो आइसक्रीम वाले भैया, गर्मियों में तो पैसे कमाते हैं, पैसों की बारिश होती है उनके, मतलब खरीदते हैं हम बहुत सारे लोग आइसक्रीम वगैरह, पर सर्दियों में नहीं खरीदते। तो वो क्या है, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी सर्दियों में काम नहीं चल रहा उनका, गर्मियों में चलता है ना। आप कहोगे सर कुछ लोग तो सर्दियों में भी खाते हैं बट इतनी नहीं खाते जितनी गर्मियों में खाते हैं। तो इसका मतलब क्या समझ आया आपने, अपने को समझ आया कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब एक पर्सन को पूरे साल काम नहीं मिल पाता, साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं जब उसको काम नहीं मिल पाता, तो उसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, ज़्यादातर ये आपको एग्रो बेस इंडस्ट्री में, खेती में, है ना, और आइसक्रीम वगैरह वाले में देखने के लिए मिलेगा, एग्रो बेस जो कि फूड से रिलेटेड होती है। ठीक है, ये गांव में भी मिलती है, शहरों में भी मिलती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। जॉब सिक्योरिटी मतलब आप एक बार जॉब पे गए, देखो जॉब सिक्योरिटी कब होती है, जब आपको पूरे साल जॉब मिलती है, बट इसमें आइसक्रीम वाले भैया को पूरे साल जॉब नहीं मिलती ना, तो इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। एक वर्ड इसमें लिखा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज नॉट जीरो। देखो इसका मैं ये समझा सकता हूँ बट इसको समझाने में टाइम लगेगा, आप इस लाइन को ऐसे ही लर्न कर लेना। अगर आप चाहते हो, वैसे मैं बता दूं कि अगर आपके पास टाइम है तो मैंने चैप्टर की वीडियो भी बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चैप्टर की वीडियो का लिंक दे रखा होगा, वो आप देख सकते हो और समझ सकते हो चैप्टर। ठीक है, वहाँ पर मैंने मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को आराम से समझाया है। बट अभी याद रख सकते हो कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो नहीं होती, और डिसगाइज में होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है। ठीक है, चलो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पे आते हैं कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, जब किसी जॉब के अंदर जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो जो लोग एक्स्ट्रा होते हैं वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट से पीड़ित होते हैं। सर मतलब एक खेत है, उस पर 100 किलो अनाज उग रहा है और 10 बंदे हैं। ठीक है, अब एक खेत जो है इतना सही है ना, इस पे मैक्सिमम मतलब अच्छे हाई हील्ड वैरायटी सीड सब कुछ कर लिया, फिर भी 100 किलो अनाज उग रहा है। मजे की बात यह है कि अगर आप 5 बंदे कर दो ना, तब भी 100 किलो अनाज ही उगेगा। यानी एक्चुअल में जो काम करने वाले हैं वो 5 ही बंदे हैं, बाकी जो 5 बंदे हैं ना वो एक्स्ट्रा है। तो इसी को कहते हैं हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जब जरूरत से ज्यादा किसी जॉब में बंदे लगे लगे हुए होते हैं जिनके काम करने का कोई फायदा नहीं होता, उसको हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर टू अ सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ वर्कर इन अ जॉब इज मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू दैट जॉब। यानी एक जॉब में जितने बंदे जरूरत है, जितने बंदों की, उससे ज्यादा काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, ये मैं बता चुका। और ये भी एग्रीकल्चर, गांव में खेती बाड़ी में हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि खेती बाड़ी में क्या होता है, जैसे फैमिली, मतलब खेती करने के लिए 2 बंदे चाहिए बट पूरी फैमिली लग जाती है ना, तो बाकी बंदों का काम करना एक तरह से वेस्ट होता है। बट हाँ, इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, काम तो आपको मिलता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके घर का ही खेत है,
आप ही का खेत है, आपकी फैमिली का खेत है, तो आपको काम तो पूरे साल मिलेगा, बट आपके काम करने का कोई फायदा हो नहीं रहा है एक्चुअल में। ठीक है जी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन इंडिया। ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है ना उसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहला तो है कि इससे मैन पावर रिसोर्स वेस्ट जा रहा है। ठीक है, अब देखो कोई बंदा पढ़ लिख गया, वो कंट्री की डेवलपमेंट में पार्ट ले सकता है, बट वो उसे जॉब ही नहीं मिल रही, तो एक मैन पावर रिसोर्स वेस्ट हो गया। अब इसमें आप इंडिया करना, ठीक है, कि अब इसमें ना इंडिया जोड़ देना, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स इन इंडिया। समझ रहे हो, इसमें इंडिया पूछा है, इसलिए आप इसमें डायरेक्टली आंसर में, अब देखो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना आना चाहिए आपको आंसर को, तो यहाँ पर इंडिया लिख देना आगे, तो बन गया इंडिया। पीपल हु आर एन असेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू द लाइबिलिटी फॉर इंडिया, मतलब जो लोग कंट्री के लिए एक अच्छी चीज बन सकते थे, अब वो लाइबिलिटी बोझ बन गए हैं, क्योंकि अब वो उनको जॉब नहीं मिल रही। अनएम्प्लॉयमेंट मे टू लीड टू इंक्रीज दी सोशल अनरेस्ट एंड दी टेंशन अमंग दी यूथ, यानी जब लोगों को जॉब नहीं मिलती तो उनमें दिमाग में थोड़ा सा रहता है कि यार पढ़ लिख गया, जॉब नहीं मिल रही है ना, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट है कि इंक्रीज इन दी अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ द डिप्रेस इकोनॉमी, जब लोगों को जॉब नहीं मिलती ना तो एक डिप्रेस इकोनॉमी की एक वो होती है, पहचान होती है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी सर्व शिक्षा अभियान का ये एक सिंपल सी है, गवर्नमेंट ने एक वो चलाया था, अभियान चलाया था सर्व शिक्षा अभियान का, याद रखना ये 2001 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन देने की बात करी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम से लिया गया था, पहले जो स्कीम थी उसको ही मॉडिफाई करके पूरे इंडिया में करा गया। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना कंपलसरी कर दिया गया है, उनको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। ठीक है, IMR, दैट रेट, लिटरेसी रेट, ये आपको नहीं करने की ज़रूरत, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था, ये आपको नहीं करने की ज़रूरत। ठीक है, बट आप सुन लो, डेथ रेट क्या होता है, पर 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ होती है एक साल के अंदर अंदर, उसको हम कहते हैं डेथ रेट। यानी मान लो एक साल में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें से कितने बच्चे हैं जिनकी एक साल पूरे होने से पहले ही डेथ हो जाती है, तो उसको हम डेथ रेट कहते हैं। मतलब एक साल में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग कितने लोग मर रहे हैं, उसको डेथ रेट कहते हैं। लिटरेसी रेट 7 साल याद रखना, 7 साल से बड़ी जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें से कितने लोग हैं जिनको एक लैंग्वेज लिखनी आती है और एक लैंग्वेज बोलनी आती है, उसको हम लिटरेसी रेट कहते हैं। IMR क्या होता है कि अगर एक साल में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपनी एक साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाते और पुअर हेल्थ कंडीशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, उसको कहते हैं IMR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुमेन को लो पेड वर्क क्यों मिलता है, कम इनकम वाली जॉब क्यों मिलती है, तो इसका आंसर है, इसका आंसर ओके मैंने नहीं लिख रखा बट मैं आपको बता देता हूँ। वैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है इकोनॉमी ऑफ द मैन एंड वुमेन के मोस्ट वुमेन यूज टू वर्क इन अ प्लेस वेयर देर वॉज नो जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, और बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वुमेन को लो पेड वर्क इसलिए मिलता है क्योंकि उनको फैमिली का वो देखना होता है, फैमिली वगैरह को संभालना होता है। ठीक है, इसकी वजह से वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाती क्योंकि बच्चों का भी देखना होता है, सारी की सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए उनको लो पेड जॉब पे कभी कभार काम करना पड़ता है, जहाँ पर उनको ज़्यादा टाइम जॉब में ना देकर ज़्यादा टाइम फैमिली वगैरह को और बच्चे वगैरह को देना पड़े। वैसे तो आज देखो क्या हो रहा है, ये एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि सोसाइटी में पहले से चला आ रहा है कि वुमेन को कम पैसे दिए जाए, जो कि गलत है। इक्वल पे करना चाहिए और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए, इक्वल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं वुमेन को जॉब पे कम दिया जाता है। एक तरह से सोसाइटी का एक ड्रॉबैक भी है कि औरतों को कम पे दिया जाता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है इंडिया के अंदर। इक्वल देना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया, येस और नो। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हों। एक एक क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, बाकी मैं आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक दे रखा होगा, मेन पॉइंट टेक का। मैं बता दूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, उस पर मैं ये एक बताता हूं कि स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है पैसे। मैं दिखा देता हूं आपको मेन पॉइंट टेक वाला हमारा चैनल। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है मेन पॉइंट टेक का। ओके, ये वाला जो चैनल है इस पर 18,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मैं इस पर ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकता है, दूसरे की वीडियो कॉपी करके अर्न कैसे कर सकता है, और एनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब पे कैसे अपलोड कर सकता है, वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकता है। अच्छा, वेबसाइट से बात याद आई कि अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो गूगल पे जाके सीधा लिखोगे ना आप मेन पॉइंट स्टडी, तो आपके सामने नोट्स आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट है, तो यहाँ पर आपके सामने नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर क्लास 9 के नोट्स वगैरह ओपन हो जाएंगे। बाकी 2-3 चैप्टर के अपलोड नहीं करें यहाँ पर वेबसाइट पर, बट मैं डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।